हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन अपेक्स क्लासेस डिजिटल प्लेटफॉर्म। हम पढ़ रहे थे क्लास 12 का हिस्ट्री का 4th लेसन मुस्लिम आक्रमण, उद्देश्य और प्रभाव। आज का हमारा टॉपिक है नागभट्ट प्रथम 730 से 756 ईस्वी। कार्यकाल क्या था नागभट्ट प्रथम का? 730 ईस्वी से लेकर 756 ईस्वी का इसका कार्यकाल था। नागभट्ट प्रथम था कौन? नागभट्ट प्रथम जो है वह गुर्जर प्रतिहार वंश का गुर्जर प्रतिहार वंश की अवंती, भीनमाल और कन्नौज शाखा का संस्थापक था। कन्नौज शाखा का संस्थापक था। अब देखो, गुर्जर प्रतिहार शब्द जो है, गुर्जर प्रतिहार ये स्थान विशेष के कारण गुर्जर प्रतिहार नाम रखा गया है। गुर्जर जो है वह गुजरात वाला क्षेत्र जो है, गुर्जरात्रा क्षेत्र, ठीक है ना, जिसमें पश्चिमी राजस्थान वाला क्षेत्र, कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश का, मारवाड़ वाला संपूर्ण क्षेत्र, ये सारे क्षेत्र जो है वह उस समय में गुजरात प्रदेश के नाम से जाने जाते थे। इसलिए यहाँ पर शासन करने वाले शासकों को गुर्जर प्रतिहार के नाम से जाना जाता है। तो गुर्जर शब्द तो हो गया स्थान विशेष के लिए। प्रतिहार का मतलब होता है रक्षक। प्रतिहार का मतलब क्या होता है? रक्षक, यानी रक्षा करने वाला। प्रतिहार का मतलब होता है रक्षक। इन्होंने किससे रक्षा की? भारत में जो उत्तर पश्चिमी दिशा से अरबों के आक्रमण हो रहे थे, उन अरबी आक्रमणों से हिंदुस्तान की, भारत की रक्षा की थी, ठीक है ना, इसलिए इनको प्रतिहार कहा गया। तो रक्षक में किसकी रक्षा की थी? इन्होंने अरबों के आक्रमण से रक्षा की थी। अरबों के आक्रमण से इन्होंने भारत की रक्षा की थी, इसलिए इनका पूरा नाम क्या रखा गया? गुर्जर प्रतिहार, ठीक है ना। अगर प्रारंभिक इतिहास हम देखते हैं तो गुर्जर प्रतिहार की क्या थी? वैसे तो 26 शाखाओं का उल्लेख मिलता है, लेकिन हम भारत में देखते हैं इसकी 2 प्रमुख शाखाएं मानी जाती थी। पहली शाखा थी मंडोर की और दूसरी शाखा थी भीनमाल की। ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है, इतिहास के स्रोतों के अनुसार हमें पता चलता है, जिसे प्रमुख रूप से हम नैन्सी की ख्यात जो है उस समय ज्ञात होता है कि मंडोर शाखा का जो संस्थापक था वह हरिश्चंद्र के नाम से जाना जाता है। हरिश्चंद्र, जिसको गुर्जर प्रतिहारों का आदि गुरु कहा जाता है, ठीक है ना, आदि गुरु या आदि पुरुष के नाम से जाना जाता है। और जो भीनमाल शाखा थी, इसका संस्थापक जो है वह नागभट्ट प्रथम को माना जाता है, ठीक है ना। ऐसा कहा जाता है कि गुर्जर प्रतिहार वंश में प्रारंभिक शाखा तो मंडोरी थी, जो वर्तमान अपने जोधपुर जिले में स्थित है, और जैसे ही नागभट्ट प्रथम शासक बना, उसने भीनमाल क्षेत्र को विजित किया और अपना साम्राज्य विस्तार परिवर्तित करके, साम्राज्य स्थान को परिवर्तित करके अपनी राजधानी किसे बनाया? भीनमाल को बनाया प्रारंभिक राजधानी, ठीक है ना। भीनमाल के बाद में उसने किस पर अधिकार? उसकी प्रारंभिक राजधानी क्या थी? भीनमाल थी, ठीक है ना। गुर्जर प्रतिहारों की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? भीनमाल थी, ठीक है ना। गुर्जर प्रतिहारों की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? भीनमाल थी। लेकिन जिस समय नागभट्ट प्रथम शासक बना, उसने अपनी राजधानी, ठीक है ना, नागभट्ट प्रथम ने अपनी राजधानी किसे बनाया? जालोर को। किसे बनाया? जालोर को अपनी राजधानी बनाया। तत्पश्चात अपने साम्राज्य का विस्तार करते हुए उसने अवंती पर अधिकार किया। अवंती कहाँ है? उज्जैन में, ठीक है ना। अवंती उज्जैन का प्राचीन नाम है। अवंती पर अधिकार किया और अवंती को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। पहली राजधानी तो उसे किसको बनाया? जालोर को। प्रारंभिक राजधानी गुर्जर प्रतिहार की थी भीनमाल, उसके स्थान पर जालोर को अपनी राजधानी बनाया। अवंती पर अधिकार करने के बाद उसने अपने राज्य की दूसरी राजधानी किसे बनाया? अवंती उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। नागभट्ट प्रथम की जिस समय उसने शासन पर गद्दी पर बैठा था 730 से 756 ईस्वी में। हालांकि अगर देखा जाए तो गुर्जर प्रतिहारों का वास्तविक जो शासन था, हम ऐसा मान सकते हैं कि 6वीं शताब्दी से लेकर 10वीं शताब्दी के बीच में इनका शासन रहा था। लेकिन हम ये मानते हैं कि हर्षवर्धन, जो वर्धन वंश का सबसे प्रतापी शासक था, उसके साम्राज्य के बाद में कन्नौज जो प्रमुख क्षेत्र था मध्य भारत का,
ठीक है ना, मध्य भारत का यूपी का जो क्षेत्र है कन्नौज, वो संपूर्ण गुर्जर प्रतिहारों की एक प्रारंभिक केंद्र बिंदु था, राजनीतिक केंद्र माना जा सकता है, जिस पर आसपास के सभी जो वंश थे, जिसमें उत्तर भारत में हम देख रहे हैं गुर्जर प्रतिहार वंश थे, दक्षिण में उस समय राष्ट्रकूटों का शासन था, बंगाल में हम देखते उस समय पाल वंश का शासन था। ये सभी जो वंश थे इनका प्रमुख उद्देश्य क्या था? कन्नौज पर अधिकार करना, ठीक है ना। तो वर्धन वंश के बाद में जो गुर्जर प्रतिहार वंश थे, जिसमें नागभट्ट प्रथम जो था, उसने कन्नौज पर अधिकार करने का पूरा प्रयास किया था, ठीक है ना। इन्हीं के बाद में इनके साम्राज्य विस्तार में परिवर्तन होता रहेगा अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए। नागभट्ट प्रथम का इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि नागभट्ट प्रथम ने भारत में उत्तर पश्चिम दिशा से होने वाले अरबी आक्रमणों का सामना किया, उत्तरी पश्चिमी दिशा से, जिसे प्रमुख रूप से हम मानते हैं सिंध से, ठीक है ना, क्योंकि हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में कि सिंध पर यहाँ पर अरबों का अधिकार हो गया था। पढ़ा था अपने मोहम्मद बिन कासिम के दौरान, उसकी विजयों के दौरान पढ़ा था कि मकरान वाला क्षेत्र है, सिस्तान वाला क्षेत्र है, किरमान वाला जो क्षेत्र है, वहां पर अरबों ने अपना अधिकार स्थापित कर लिया था, ठीक है ना। तो सिंध तरफ से उत्तरी पश्चिम दिशा से अरबी आक्रमण का सामना किया, अरबी आक्रमण का सामना किया और अरबों से संघर्ष करने के कारण अभिलेखों में उसको क्या कहा गया है? अभिलेखों में उसे कहा गया है मलेच्छों। मलेच्छों का मतलब होता है विदेशी आक्रमणकारी जाति। कौन थे यहाँ पर विदेशी आक्रमणकारी जाति? कौन थी? अरब देश के लोग थे विदेशी आक्रमणकारी, ठीक है ना। मलेच्छ शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? विदेशी आक्रमणकारी के लिए हुआ है। तो मलेच्छों का नाशक कहा गया है, यानी मलेच्छों का नाश करने वाला। कहीं कहीं पर दीनों का उद्धारक भी कहा गया है, दीनों का उद्धारक भी कहा गया है अभिलेखों के अंतर्गत, ठीक है ना। और इन दोनों कार्यों के कारण ही अभिलेखों में उसे किसकी उपाधि दी गई है? नारायण की उपाधि दी गई है। कौन सी उपाधि दी गई है? नारायण की उपाधि से उसको विभूषित किया गया है। किसको? नागभट्ट प्रथम को, जो कि गुर्जर प्रतिहार वंश का प्रमुख संस्थापक था। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं नागभट्ट प्रथम की प्रमुख उपलब्धि के बाद में, उसकी मृत्यु के बाद में दो प्रमुख शासक हुए थे। एक तो था कुकुत्स, एक था देवराज। कौन थे उसके दो पुत्र? कुकुत्स और देवराज। नागभट्ट के प्रथम के दो पुत्र थे। कौन था? एक तो था कुकुत्स, कहीं पर केवल कुक वर्ड भी मिलता है, ठीक है ना, और दूसरा था देवराज। ये दोनों ही ज्यादा योग्य शासक नहीं थे, हालांकि बीच में इनका जो टाइम पीरियड है नागभट्ट द्वितीय से पहले का हम देख रहे हैं, इनका जो शासन काल है इनमें इन दोनों ने ही शासन किया था। ओके, देवराज का जो पुत्र था वह था वत्सराज। देवराज का पुत्र कौन था? वत्सराज। वत्सराज जो था इस वंश का प्रतापी शासक, नागभट्ट प्रथम के बाद में हम कह सकते हैं कि वत्सराज जो था इस वंश का प्रतापी शासक था। उसने राष्ट्रकूटों के साथ में, पाल वंशियों के साथ में कन्नौज पर अधिकार करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत की थी, जिसमें वत्सराज को विजय भी प्राप्त हुई थी और कन्नौज पर अधिकार स्थापित करने में, कुछ क्षेत्र पर अधिकार करने में उसको सफलता भी प्राप्त हुई थी। वत्सराज के बाद में इस वंश का जो सबसे प्रतापी शासक था वह था वत्सराज का पुत्र। कौन था? नागभट्ट द्वितीय, ठीक है ना। ऐसा कहा जाता है कि ये गुर्जर प्रतिहार वंश का पुनर्संस्थापक इसको कहा जा सकता है, यानी इसने गुर्जर प्रतिहार वंश को आगे बढ़ाने में, उसकी पुनर्स्थापना करने में, उसको एक स्थायित्व प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। किसने? नागभट्ट द्वितीय ने। नागभट्ट द्वितीय ने क्या किया था? गुर्जर प्रतिहार वंश की जो खोई हुई प्रतिष्ठा थी उसको पुनः स्थापित किया था। और नागभट्ट द्वितीय ने ही राष्ट्रकूट नरेश जो था उसकी परिस्थितियों का उसने फायदा उठाया और कन्नौज पर अधिकार कर लिया। यानी सबसे महत्वपूर्ण अधिकार इसमें हम देखते हैं कि कन्नौज के लिए संघर्ष हो रहा था और इसने कन्नौज पर अपना अधिकार किया और कन्नौज को अपने राज्य की राजधानी भी बनाया, ठीक है ना। कन्नौज पर अधिकार किया और कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। तो देखो, अवंती राजधानी हो गई, भीनमाल राजधानी हो गई। तीसरा जो क्षेत्र था गुर्जर प्रतिहार शाखा का वह कौन सा क्षेत्र था? कन्नौज था। और कन्नौज पर वास्तविक विजय किसे प्राप्त की थी? नागभट्ट द्वितीय ने, और कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया।
इसलिए हम कह सकते हैं कि नागभट्ट द्वितीय जो था वह गुर्जर प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक, गुर्जर प्रतिहार वंश का पुनर्संस्थापक कह सकते हैं इसको, ठीक है ना, पुनर्संस्थापक कह सकते हैं। नागभट्ट द्वितीय ने भी अपने शासनकाल में अरबी देशों से जो विदेशी जातियां थी उनसे लगातार संघर्ष किया और उसने इसके ये समय का एक महत्वपूर्ण युद्ध है जिसको मुंगेर का युद्ध कहा जाता है। कौन सा युद्ध है? मुंगेर का युद्ध। मोस्ट इंपोर्टेंट, मुंगेर का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? यहाँ पर गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक था नागभट्ट द्वितीय, ठीक है ना, और दूसरी तरफ था पाल वंश का शासक, बंगाल के पाल वंश का शासक था धर्मपाल। पाल वंश का शासक कौन था? धर्मपाल। धर्मपाल शासक था। मुंगेर का युद्ध हुआ दोनों के बीच में, जिसमें किसको विजय प्राप्त हुई? नागभट्ट द्वितीय को इस युद्ध में विजय प्राप्त हुई। नागभट्ट द्वितीय जो था इस वंश का सबसे प्रतापी शासक था। और हम ये कह सकते हैं कि इस युद्ध में, मुंगेर का जो युद्ध हुआ था, इसमें नागभट्ट द्वितीय का साथ दिया था मारवाड़ के शासक ने और शंकरगढ़ नामक जो सामंत थे उनके द्वारा इसको सहयोग दिया गया। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि मारवाड़ पर भी किसका अधिकार था? मारवाड़ पर भी नागभट्ट द्वितीय का शासन था या नागभट्ट द्वितीय के अधीन था, ठीक है ना। प्रमुख उपलब्धि अपन को इसको मुंगेर युद्ध को अच्छे से याद करना है। दूसरी प्रमुख उपलब्धि इसकी कि इसने कन्नौज को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया था, जो कि इसकी महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इसके अलावा हम कह सकते हैं इसने संपूर्ण विजय को प्राप्त करके, साम्राज्य विस्तार को प्राप्त करके इसने एक उपाधि धारण की। कौन सी? परम भट्टारक महाराजाधिराज। परम भट्टारक महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। ये इसकी महत्वपूर्ण उपाधि है। ये उपाधि उस समय कौन से शासक लेते थे? जो अपने साम्राज्य का संपूर्ण विस्तार करते थे, विभिन्न राज्यों पर अधिकार करके अपने साम्राज्य को बढ़ाते थे। इसके बाद ही शासकों के द्वारा परम भट्टारक महाराजाधिराज की उपाधि को धारण किया जाता था। नेक्स्ट हम देखते हैं बप्पा रावल। अगला नाम किसका देखते हैं हम? बप्पा रावल का नया नाम हम देखते हैं, ठीक है ना। बप्पा रावल कौन था? बप्पा रावल जो है वह किसका संस्थापक था? मेवाड़ के गुहिल वंश का संस्थापक था। मेवाड़ के गुहिल वंश का संस्थापक था। हालांकि मेवाड़ की जो गुहिल शाखा है, गुहिल वंश जो है, उसका वास्तविक संस्थापक या जो प्रथम शासक हम मानते हैं वह कौन था? गुहादित्य था। गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? गुहादित्य था, ठीक है ना। लेकिन अगर हम उसकी शाखा का संस्थापक, पुनः उसका स्थापना को बढ़ाने वाला, गुहिल वंश का विस्तार करने वाला जिस व्यक्ति का नाम आता है वह कौन था? बप्पा रावल था, ठीक है ना। तो इसको गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, ठीक है ना। अगर आपसे पूछा जाए, एक नंबर के क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि मेवाड़ के गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो मेवाड़ के गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? बप्पा रावल था। अब बप्पा रावल जो है ये नाम नहीं है, ठीक है ना, ये एक उपाधि है, ठीक है ना। ये क्या एक उपाधि है? वास्तविक नाम क्या था? कालभोज। बप्पा रावल का वास्तविक नाम क्या था? कालभोज इसका वास्तविक नाम था। किसका? बप्पा रावल का, ठीक है ना। बप्पा रावल कालभोज की उपाधि है, ध्यान आ जाएगा। बप्पा रावल जो थे वह क्या थे? हारित राशि नामक ऋषि के वहां पर रहते थे। क्या नाम था ऋषि का? किसके आश्रम में रहते थे? हारित राशि के आश्रम में रहते थे। कहीं पर हारित राशि मिलता है, कहीं पर हारित ऋषि, ठीक है ना। लेकिन हारित राशि ऋषि पूरा नाम है ऋषि का नाम है हारित राशि, ठीक है ना। हारित राशि नामक ऋषि के वहां पर रहते थे। कौन? बप्पा रावल। बचपन से उनके पास में रहते थे। हरित राशि जो थे वो भगवान शिव के, महादेव के परम भक्त थे और उनका बप्पा रावल पर बहुत अधिक स्नेह था। इसलिए
हरितराशी ने क्या किया, भगवान महादेव से प्रार्थना की और बप्पा रावल के लिए मेवाड़ का राज्य मांगा। किनसे? महादेव से। ऐसा कहा जाता है कि हरितराशी की गायों को वो चराने का कार्य करते थे बप्पा रावल, और जिससे हरितराशी उनके कार्यों से बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो गए और उन्होंने भगवान महादेव से, भगवान शिव से मेवाड़ का साम्राज्य किसके लिए मांगा? बप्पा रावल के लिए मांगा। उसके बाद में उसकी उपलब्धियों में मैं बता रही हूँ आपको कि बप्पा रावल ने क्या किया, चित्तौड़ पर अधिकार करने के लिए वो गए। उस समय चित्तौड़ का शासक कौन था? मानमोरी। चित्तौड़ का शासक कौन था? इसकी उपलब्धि में हम देख रहे हैं चित्तौड़ का शासक कौन था बप्पा रावल के समय? चित्तौड़ का शासक मानमोरी था। कौन था? मानमोरी वहां का शासक था। अब इस समय में भी उत्तर पश्चिमी भारत से अरबों के आक्रमण हो रहे थे। ऐसे में मानमोरी के द्वारा अरबी आक्रमण का सामना करने के लिए अपने सामंतों से, अपने आदमियों से कहा गया कि वे कौन ऐसा व्यक्ति है जो कि अरबों का मुकाबला कर सके। ऐसे में किसी भी व्यक्ति ने हामी नहीं भरी, लेकिन बप्पा रावल जो था उसने कहा कि वह उत्तर पश्चिम दिशा से होने वाले अरबी आक्रमण का मुकाबला करेगा। मानमोरी जो थे वो उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया और बप्पा रावल को आक्रमण करने के लिए भेजा। बप्पा रावल ने क्या किया, अरब दिशा से जो अरबियों के आक्रमण हो रहे थे उस अरब आक्रमण को रोकने के लिए क्या किया, उन्होंने वहां पर युद्ध किया अरबियों के यहाँ पर, और कहाँ तक पहुंच गए? गजनी तक पहुंच गए। उनकी राजधानी क्या थी? गजनी तक पहुंच गए। ठीक है ना, गजनी तक पहुंच गए और अरबियों को वहां तक खदेड़ दिया, यानी भारत की सीमा से भी काफी दूर तक उनकी जो राजधानी थी गजनी तक पहुंच गए। ठीक है ना। इस युद्ध में जब अरबियों को समाप्त करके, उनकी शक्तियों को समाप्त कर जब वापस लौटे, तब उन्होंने देखा कि मानमोरी के जो अन्य सामंत व्यक्ति जो थे वह मानमोरी के शासन से खुश नहीं थे कि भाई शासक इतना योग्य नहीं तो वो क्या मेवाड़ का संचालन करेगा, चित्तौड़ का संचालन करेगा। ऐसे में सामंतों ने क्या किया, मानमोरी के विरोध में बप्पा रावल का समर्थन किया कि भाई मानमोरी तो योग्य शासक नहीं है, उसको तो गद्दी से हटाकर तुम्हें गद्दी पर बैठना चाहिए। बप्पा रावल को जब सामंतों का साथ मिला, उसने क्या किया, मानमोरी की हत्या कर दी और स्वयं चित्तौड़ की गद्दी पर बैठ गया। ठीक है ना, मानमोरी की हत्या कर दी और चित्तौड़ की गद्दी पर बैठ गया। चित्तौड़ की गद्दी पर बैठ गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ आता है कि चित्तौड़ पर विजय प्राप्त करने के बाद बप्पा रावल ने कौन सी उपाधियां धारण की? तो 3 प्रमुख उपाधियां धारण की। ठीक है ना, यह क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि किसी उपाधि का नाम देकर पूछा जा सकता है कि बप्पा रावल ने ये उपाधि किस उपलक्ष्य में प्राप्त की थी, या किस उपलक्ष्य में उसने ये धारण की थी उपाधि को। तो चित्तौड़ पर विजय प्राप्त करने की 3 उपाधि कौन सी थी? सबसे पहला है हिंदवे, पहली कौन सी उसकी उपाधि थी? हिंदू सूर्य। पहली कौन सी थी? हिंदू सूर्य। अच्छा, हिंदू पहली उपाधि थी उसकी हिंदू सूर्य। दूसरी थी राजगुरु और तीसरी है चकवे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 1 नंबर में कि बप्पा रावल के द्वारा चित्तौड़ पर अधिकार करने के बाद में कौन सी उपाधियां धारण की गई थी? तो उसने 3 उपाधियां धारण की थी। पहली है हिंदू सूर्य, दूसरी है राजगुरु और तीसरी है चकवे। ठीक है ना, ये तीनों उपाधियां ऐसे भी डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि हिंदू सूर्य या राजगुरु या चकवे की उपाधि बप्पा रावल ने किस उपलक्ष्य में धारण की थी? तो चित्तौड़ की गद्दी पर बैठने या चित्तौड़ विजय के उपलक्ष्य में। ठीक है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये 1 नंबर का। चित्तौड़ विजय के उपलक्ष्य में बप्पा रावल ने कौन सी उपाधियां धारण की? 3 उपाधियां धारण की, हिंदू सूर्य, राजगुरु और चकवे। इसके बाद में वह अफगानिस्तान तक गया। अफगानिस्तान में सारे जो भी अरबी आक्रमण थे उनको उसका विरोध किया। ऐसा माना जाता है कि उस समय अरबियों का जो एक प्रमुख शासक था सलीम, कौन था? अरबियों का एक प्रमुख जो कि गजनी तक पहुंचने के बाद में अरबियों का जो शासक था सलीम जो था उसको उसने पराजित किया था। गजनी का शासक कौन था? सलीम को उसने पराजित किया। सलीम को उसने पराजित किया और सलीम की जो पुत्री थी उसके साथ में विवाह किया। ये बप्पा रावल के बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट कह सकते हो आप
कि बप्पा रावल की एक नीति क्या थी कि वह जहां कहीं भी जाता था युद्ध करने के लिए, वहां के राजा को युद्ध में पराजित करता था और उनकी पुत्रियों के साथ में विवाह कर लेता था। इतिहास में सर्वाधिक विवाह ऐसा माना जाता है, कई किताबों में 50 विवाह मिलते हैं, कई किताबों में 100 उसकी रानियों का उल्लेख मिलता है। तो लगभग 50 या 100 बार उसने विवाह किया था, 100 लड़कियों के साथ विवाह किया था। ये सारा किसमें उपलब्ध में किसमें किन रानियों से उसने विवाह किया था कि जिन अरबी क्षेत्रों पर अरबी शासकों के साथ में वह युद्ध करता था, उस राजा को वो पराजित करता था और हमेशा उसको जीत ही मिलती थी हर क्षेत्र में। ठीक है ना, जितने भी उसने अरबियों के साथ में संघर्ष किए थे, उन सभी संघर्ष में उसको विजय की प्राप्ति हुई थी और उस विजय प्राप्ति के उपलक्ष्य में ही वह उसके क्षेत्रों को अपने अधिकार में लेता था और उसके बाद उनकी पुत्रियों के साथ में वह विवाह कर लेता था। तो इतिहास में सर्वाधिक विवाह जो है वह किसके द्वारा किए गए थे? बप्पा रावल के द्वारा किए गए थे। ठीक है ना। बप्पा रावल की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है कि उसने एक सोने के सिक्कों का प्रचलन किया जो कि 115 ग्रेन का होता था। ग्रेन जो है वह मापक है, इकाई है, जैसे अभी वर्तमान में तोला वगैरह चलती है ना, वैसे 115 ग्रेन का सोने का सिक्का का प्रचलन किया उसने, सोने के सिक्के का उसने प्रचलन किया। अब ये जो सोने का सिक्का है, इसमें दोनों तरफ काफी सारी मूर्तियों का अंकन किया गया है, जिसे प्रमुख रूप से हम देखते हैं नंदी की है, शिव की मूर्ति का अंकन किया गया है। एक तरफ उसको शिव की पूजा करते हुए दिखाया गया है। इसके अलावा ऐसे काफी सारे धार्मिक मूर्तियों का अंकन उनमें देखने को मिलता है, जिसे प्रमुख रूप से शिवलिंग देखने को मिलता है, कामधेनु गाय का चित्र मिलता है, बछड़े का मिलता है, एक सिक्कों पर ऐसा मिलता है कि दंडवत करता हुआ पुरुष हमें दिखाई देता है, मछली की आकृति दिखती है, त्रिशूल आदि का अंकन किया गया है। तो ये सारी सिक्कों पर उसका अंकन किया गया, जिससे हमें पता चलता है कि वह शिव का उपासक था। यहाँ पर क्या है? दंडवत करता हुआ एक चित्र दिया गया है, दंडवत करता हुआ व्यक्ति दिखाया गया है, शिवलिंग का अंकन किया गया है। ठीक है ना, ये सब का अंकन किया है, त्रिशूल का अंकन किया गया है, उसके सिक्कों पर इनका अंकन देखने को मिलता है, जिससे पता चलता है कि धार्मिक दृष्टि से वह शिव का उपासक था। एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपसे 1 नंबर का पूछा जाता है, इतिहासकार CV वैद्य, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इतिहासकार का नाम क्या है? CV वैद्य। CV वैद्य ने बप्पा रावल को कौन सी उपाधि दी? इसकी तुलना किससे की है? चार्ल्स मार्टेल से। किससे की है? चार्ल्स मार्टेल से। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, देखो सबसे पहले क्रॉस में क्वेश्चन याद रखोगे, CV वैद्य ने बप्पा रावल की तुलना किससे की है? चार्ल्स मार्टेल से। या बप्पा रावल की तुलना चार्ल्स मार्टेल से किस इतिहासकार ने की है? CV वैद्य ने की है। दोनों में क्रॉस क्वेश्चन आपको अच्छे से याद करना है, ठीक है ना। चार्ल्स मार्टेल कौन था? मुगल सेना को पराजित करने वाला प्रथम फ्रांसीसी सेनापति। मुगल सेना को पराजित करने वाला प्रथम फ्रांसीसी सेनापति। 3 क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ पर। चार्ल्स मार्टेल कौन था? मुगल सेना को पराजित करने वाला प्रथम फ्रांसीसी सेनापति था। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार पूछा जाता है कि CV वैद्य ने बप्पा रावल की तुलना किससे की है? चार्ल्स मार्टेल से की है। ठीक है ना, या बप्पा रावल को चार्ल्स मार्टेल किसने कहा है? तो CV वैद्य ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार्ल्स मार्टेल कौन था? तो वो मुगल सेना को सर्वप्रथम पराजित करने वाला फ्रांसीसी सेनापति था। ठीक है ना, ऐसा कहा जाता है कि उसने कंधार का क्षेत्र, कश्मीर का क्षेत्र, कंधार, कश्मीर, हानवंशी जो क्षेत्र है, चीन का जो क्षेत्र है ना, हानवंशी क्षेत्र के राजाओं का जो क्षेत्र था, ईरान इराक का जो क्षेत्र था, ईरान इराक तुर्किस्तान, इन सब पर आक्रमण किया, उसको अपने अधिकार में लिया और इन शासकों की पुत्रियों के साथ में उसने विवाह किया। ठीक है ना, ये तो भी मैंने बताई थी आपको कि उसकी हर शासक के साथ में पुत्री संघर्ष करने के बाद में उनकी पुत्रियों के साथ में विवाह करना उसका प्रमुख उद्देश्य होता था, वो उसके साथ में विवाह करता था। एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस पे बनता है कि बप्पा रावल का जो सैन्य ठिकाना था,
बप्पा रावल का सैन्य ठिकाना जो था कि भाई अरबी लोगों का आक्रमण जो उत्तर पश्चिम दिशा से हो रहा है, ऐसे में उसने उत्तर पश्चिम दिशा में पाकिस्तान में एक सैन्य ठिकाना बनाया और उसी के नाम पर उस क्षेत्र का नाम क्या पड़ा? रावलपिंडी। वर्तमान में है पाकिस्तान का क्षेत्र रावलपिंडी, तो रावल नाम जो है वो बप्पा रावल के नाम पर पड़ा। ठीक है ना, पाकिस्तान क्षेत्र जो रावलपिंडी नाम है वो किसके नाम पर पड़ा है कि पाकिस्तान का जो क्षेत्र है रावलपिंडी क्षेत्र जो है वहां पर बप्पा रावल का सैन्य ठिकाना था और इसी कारण से उस क्षेत्र का नाम क्या पड़ा? रावलपिंडी नाम पड़ा। इसका हमारा जो तुर्की आक्रमण का जो परिचय था वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हम बिल्कुल नए टॉपिक के साथ पढ़ेंगे, गौरी का ही आक्रमण पढ़ेंगे। सबसे पहले कि गौरी के जो आक्रमण शुरू होंगे, यहाँ पर हमने कारण का उल्लेख कर लिया आज। कल से हम मोहम्मद गौरी के आक्रमण शुरू करेंगे जो इतिहास में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, आप लोग भी उससे परिचित हैं। अब कौन सा आक्रमण करेंगे हम, किसके साथ में युद्ध होगा, इसके बारे में कल के वीडियो में, कल की क्लास में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।